अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। खदीजा हानिया, कंफर्म मी, लाइक एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ क्या आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है? डन। अच्छा, आज की क्लास जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मजीद दो टॉपिक पढ़ने हैं। यानी मैं एक टॉपिक की बेस आपको नहीं क्रिएट करके दे रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको दो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। पहला टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है, काफ़ी हद तक हम उसमें काम कर जाएंगे। उसका नाम है सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन सब बात इस सब बातों में हम सब डिस्कशन करेंगे। सर पहली बात तो ये कि ये एक टॉपिक नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद वो टॉपिक भी सिंगल एंट्री का ही एडवांस वर्जन है, यानी वो टॉपिक कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वो भी सिंगल एंट्री को ही आगे ले जाया जाता है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया जाता है। बल्कि अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपको बोलूंगा आपके इस साल के लिए एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एनपीओ, ये टॉपिक उसकी बेस है। पिछले साल ये टॉपिक आया एग्जाम में, तो इस साल ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि एनपीओ आने के ज्यादातर चांसेस है। तो हम जरा इस टॉपिक को इसलिए भी जरा ध्यान से पढ़ रहे हैं, अगर हम ये सही से नहीं पढ़ेंगे तो हमें एनपीओ सही से समझ में नहीं आएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी इस टॉपिक में। सबसे पहले तो सर ये टॉपिक है क्या, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए। इस टॉपिक की एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको छोटी सी दे रहा हूँ, सुनिएगा। सर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको याद रहेगी इस एक्सप्लेनेशन से। सर मैंने कहा एक 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 बंदा है जिसका सर एक बिजनेस है। वी हैव वन पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस, सही है। वो ये बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा है। मैंने कहा सर ही इज वेरी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल है सर वो बिजनेस रन करने में। यानी सर सक्सेस का मतलब बेसिक यही होता है ना कि सर उसका बिजनेस क्या बना रहा हो, सर प्रॉफिट। अब वो इतना फंस गया अपने बिजनेस की फंक्शंस में, अपने बिजनेस की ऑपरेशंस में, कि उसे कभी याद ही नहीं आया कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए, बैलेंस शीट बनानी चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग करनी चाहिए, ये याद ही नहीं आया। तो या तो ये भी कह लें या ये कह लें कि स्मॉल स्केल बिजनेस है बहुत सक्सेसफुल। तो स्मॉल स्केल बिजनेस की एक अच्छी क्वालिटी ये भी होती है बंदा खुद काम में लगा रहता है, ये भी तो होती है ना। तो ये जो साहब हैं जिनका ये बिजनेस है, ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस है कि अब इनको कभी ख्याल ही नहीं आया कि सर मुझे कभी प्रॉफिट की स्टेटमेंट बनानी चाहिए। 2-3 साल बिजनेस चलता रहा। आफ्टर 3 इयर्स एक बहुत बड़ा मसला इनके सामने आया। वो सुने, वो बहुत बड़ा मसला है। आफ्टर 3 इयर्स 2 इयर्स एक बहुत बड़ा मसला है। बिजनेस तो चला लिया जैसे तैसे। अब 3 साल बाद गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट बोलती है बॉय क्या दो हमें। अब टैक्स देने के लिए तो आपको क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होगा आप उस हिसाब से टैक्स देंगे, गवर्नमेंट आपसे मांग रही है। अब जब आपसे टैक्स मांगा जा रहा है तो अब आपको एक चीज का ख्याल आया, यार मैंने तो एक काम कभी किया ही नहीं, मैंने तो कभी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं किया, मैंने तो अपनी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर बनाई ही नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में? आज इन साहब को मैं इनका नाम रख देता हूँ यहाँ पे, मैं नाम रखता हूँ ताकि क्लास में नेक्स्ट टाइम ये पढ़ लेंगे। हुजैफा भाई ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। हुजैफा भाई का जो बिजनेस है, 3 साल बाद हुजैफा भाई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है। उसकी बहुत सारी जरूरत हो सकती है। मैंने आपको एक कोर जरूरत के बारे में बताया, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए आपसे, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट चाहिए आपसे। दूसरा भी हो सकता है, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तो बैंक आपको लोन देगा ना, वरना तो नहीं देगा आपके बिजनेस को लोन। तो सर ये तो पहली बात ये हो गई कि सर आपने अपने बिजनेस की ना 3 सालों तक प्रॉफिट वगैरह सब कुछ आपने एस्टिमेट करके फिर आपने सर उसका टैक्स फाइलिंग के लिए पहले साल पे जाना है। अब मसला सुनिएगा, हुजैफा अब अगले साल फिर परेशान। परेशान क्यों है? हुजैफा ने बोला भाई मैं अपना बिजनेस चलाऊं या मैं अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन करूं। हुजैफा ने क्या किया, एक अपने पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर किया। उनका एक दोस्त था इब्राहिम, क्लासेस ले रहा था रेगुलर। इवेंचुअली एसीसीए हो गया। इवेंचुअली एसीसीए होने के बाद सर आईसीएडब्ल्यू भी हो गया। उसके पास सरकार का एक आईसीएईडब्ल्यू हो गया सर। उसके पास एक सरकार की तरफ से एक लाइसेंस आ गया। वो लाइसेंस क्या आ गया कि इब्राहिम साहब एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर है अकाउंटिंग के। आ रही है बात समझ में? वो किसी भी बिजनेस को इवेल्युएट करके गवर्नमेंट को इस बात की तसल्ली दे सकते हैं, गवर्नमेंट ने उनको राइट दिया हुआ इस बात का कि वो किसी भी बिजनेस को असेस करके उसकी प्रॉफिट को, रजिस्टर्ड प्रॉफिट को सही से रिपोर्ट कर सके। आ रही है बात समझ में? इब्राहिम भाई गया हुजैफा के बिजनेस में। अब थोड़ी देर के लिए ये बिजनेस जो है मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। इब्राहिम वही रहेगा जो अब इस क्वेश्चन में है, बाकी अब मैं इसमें से नाम चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ आया,
सर अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखिए, इब्राहिम भाई गए, इब्राहिम भाई ने जाके एक बिजनेस है माहम का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा ही, हुजैफा का बिजनेस कर ले आप इसको। उसने जाके ये बात बोली कि यार एक बात बताओ हुजैफा, तुम ये बताओ तुम्हारे पास इस वक्त इन्वेंट्री कितनी है। तो अब देखिएगा ये डेट है आज, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी बात आज हो रही है वो हो रही है सर कुछ डेट्स के ऊपर। मैंने ये डेट ये वाली ली 31/12/2001, आज 31 दिसंबर 2001 है। इब्राहिम ने जाके क्या बोला सर इन्वेंट्री कितने की है, उसने बताया भाई इन्वेंट्री जो है ना मेरे पास 10,000 की है। इब्राहिम ने नहीं मानी बात, इब्राहिम ने बोला भाई फिजिकली जाके दिखाओ मुझे कहाँ है। तो इब्राहिम ने जाके उसे काउंट किया, काउंट करने के बाद फिजिकल इन्वेंट्री काउंट यानी रियल इन्वेंट्री जो उसने देखी अपनी आंख से, उसकी वैल्यू उसने कितनी निकाल ली सर 10,800। सर प्रैक्टिकली भी ऐसा आता है, समटाइम अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो जाता है, समटाइम्स वाकई देखता है वो जाके बंदा, समटाइम्स इनवॉइसेस चेक कर लेता है वो। 10,800 की इन्वेंट्री आ गई। फिर उसने बोला यार ये इन्वेंट्री तुम कैश पे खरीदते हो या उधार पे। उसने बोला भाई मैं अक्सर चीजें उधार पे खरीदता हूँ। तो उसने बोला एक बात, फिर ये बात भी तय होगी इस इन्वेंट्री के तुम्हें पैसे देना बाकी होंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी इतनी इन्फॉर्मेशन तो जरूर अपने बिजनेस से रखता है कि जिसको जितने पैसे देने हैं और जिससे जितने पैसे लेने हैं वो जरूर लिख के रखता है। तो सर क्या हुआ कि उसने क्रेडिटर्स के बारे में बताया, तो ये क्रेडिटर्स उसके निकल आए, इतने लोगों से पैसे लेने। इब्राहिम एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है तो उसने इस बात को वेरीफाई भी किया होगा, चंद सप्लायर्स को फोन भी किया होगा। अगर 10 सप्लायर्स हैं तो 3-4 को फोन करके उसने इस बात की तसल्ली भी की होगी कि हाँ ये सही है। आ रही है बात समझ में। फिर अकाउंट रिसीवेबल की बात की तो 21,200। अब जितने लोगों से पैसे लेने हैं कस्टमर से उनके बारे में बात हुई, उनको भी इसी तरह वेरीफाई किया गया होगा। फिर इब्राहिम ने पूछा होगा यार एक बात बताओ ये जो तुम्हारी इन्वेंट्री है तो बड़ी महंगी है, इसकी कोई इंश्योरेंस कराते हो। उसने बोला हाँ मैंने अभी 6 महीने हुए इंश्योरेंस कराई है 1 साल के लिए। तो पिछले 6 महीने जो गुजरे में वो तो एक्सपायर हो गए, जो अगले 6 महीने आपके पास बचे वो आपके लिए प्रीपेड हो गया। तो इंश्योरेंस प्रीपेड निकाल लिया इब्राहिम ने, कुछ नहीं किया इब्राहिम ने, जो अमाउंट पेड था उसको डिवाइडेड बाय 12 किया, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। फिर सर उसने ये पूछा ये जो तुम्हारी ये जो शोरूम है दुकान है ये किराए पर है। उसने बोला हाँ। तो उसने बोला अच्छा वो जो वेयर हाउस है वो कह रहा है वो मैं ओन करता हूँ, लेकिन जो दुकान है वो किराए की है। तो इब्राहिम ने पूछा हुजैफा से या माम से पूछा कि एक बात बताओ पिछले महीने का रेंट पे कर दिया। उसने बोला नहीं, रेंट हम थोड़ा लेट पे करते हैं, महीना स्टार्ट हो जाता है उसके 10-12 दिन के बाद। तो उसने बोला अच्छा पिछले महीने का रेंट कितना। उसने बोला 390। वो उसने लिख लिया। अब ये रेंट ओइंग है, लाइबिलिटी है। आ रही है बात समझ में। फिक्सर्स एंड फिटिंग वैल्यूएशन पे लिया उसने। अब फिक्सर्स एंड फिटिंग वैल्यूएशन पे कैसे लिया, उसने किसी अपने दोस्त को फोन किया। जो लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं ना उनके पास प्रोफेशनल रिवैल्यूएटर्स होते हैं। प्रोफेशनल रिवैल्यूएटर्स का मतलब ये होता है कि सर आप अपनी किसी भी एसेट की वैल्यू को रिवैल्यू कर सकते हैं जाके। वो आपको बता देगा कि ये पंखा है तो उसकी वैल्यू कितनी, मार्केट में ये कितने का है। ये तो फिक्सर्स एंड फिटिंग की बात हो रही है, तो आपने किसी स्पेशलाइज्ड फिक्सर्स एंड फिटिंग वाले को ही फोन किया और उससे पूछा होगा यार इस फिक्सर्स एंड फिटिंग की इस वक्त की वैल्यू कितनी है। उसने बोला होगा सर इसकी वैल्यू कितनी है 1800। आ गई बात समझ में। सर इन वैल्यूज को, इन्वेंट्री की वैल्यूज को फिक्सर्स एंड फिटिंग तक सर आपने 10,800 से लेके 1800 तक सर आपने क्या कर लिया, आपने आपने उसकी वैल्यू को लिख लिया। इनको मैं क्या बोलूं सर, ये मेरे लिए कौन सी वैल्यूज हैं सर, इनका मैं नाम लेता हूं, ये मेरे लिए ओपनिंग वैल्यूज है। आ गई बात समझ में। अब साल जब खत्म हो जाएगा तो एक बार फिर इब्राहिम या अपने किसी सीनियर को भेजेगा या जूनियर को भेजेगा, जूनियर को ही भेजेगा, जाहिर सी बात है। जूनियर को भेजेगा और जाके बोलेगा ये जो वैल्यूज जो मैंने लिखी थी इन वैल्यूज की अब तुम वैल्यूज निकाल के दो। तो अब भी जो भी जूनियर जाएगा वो क्या करेगा, वो इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लेगा, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी तरह सर वो आपके पास से क्या क्या निकाल लेगा, इसी तरह वो आपके पास से इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स, डेटर्स, रिसीवेबल्स, इन सब की वैल्यूज निकाल के ले आएगा। तो उसको ये पता चलेगा सर इंश्योरेंस अब कितनी प्रीपेड है। रेंट पे आया तो उसने पूछा पिछले महीने का रेंट तुमने दे दिया इस दफा। तो इब्राहिम को पता चला हुजैफा ने या माहम ने रेंट पहले ही पे कर दिया। क्यों पे कर दिया इस बार, तो बोला लैंडलॉर्ड आया था उसने रिक्वेस्ट की थी इस महीने का रेंट पहले ही पे कर दो, तो कर दिया। तो अब देखिए क्लोजिंग में जो रेंट है ना आपके लिए वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। आ रही है बात समझ में, रेंट पे ऑफ चुका। तो सर ये जो क्लोजिंग में आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सर ये हमारे लिए कौन सी वैल्यूज है, सर ये हमारे लिए क्लोजिंग वैल्यूज है। अब आपका काम क्या सुने सर, क्वेश्चन ये ऊपर गिवन है, आपने इतना एरिया कॉपी करना है, जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद सर अगर आपने ये एरिया इसका कॉपी कर लिया तो अब उसके बाद देखिए हम मेरी बात सुने सर। ये तो हो गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज, कैसे निकाली गई, इब्राहिम ने जाकर खुद से चेक करके एक प्रोफेशनल बंदे ने ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज निकाल ली। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बात का एहसास हो रहा होगा, इसे सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों बोल रहा हूँ। शुरू से लेकर अब तक मैंने ये नहीं बोला डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, मैंने ये बोला ये वैल्यूज है, बस हमने यहाँ बात की है वैल्यूज की।
अच्छा फिर क्या किया, फिर इब्राहिम ने ना एक मशवरा दिया, महाम को एक मशवरा दिया, और वो मशवरा बड़ा सॉलिड है, सुने। मशवरा ये कि महाम को उसने ये कहा कि भाई तुम अपनी बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन अब रिकॉर्ड करोगी ना आज के बाद से कुछ भी, तो उसके लिए तुम एक काम जरूर करोगी, और वो ये है, और वो एक काम सिर्फ ये है कि अब तुम ज्यादातर 90 से 95% ट्रांजैक्शन बैंक से करोगी। तो महाम ने बोला कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो कैश में चीजें लेती देती हूँ। तो इब्राहिम ने उसको बोला यार देखो, अगर तुम चाहती हो ना कि गवर्नमेंट तुम्हारी बात माने कि तुमने सही प्रॉफिट स्टेट किया, गवर्नमेंट को तुम्हारे ऊपर कोई शक ना हो, गवर्नमेंट को ये ना लगे कि तुमने कोई फ्रॉड नंबर प्रोड्यूस किया है, फेक नंबर प्रोड्यूस किया है, तो तुम्हें ना अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन तुम दोगी बैंक उसको वेरीफाई करके दे देगा गवर्नमेंट को। तो माहम ने ये बात मानी, माहम ने अपना 90% जो बिजनेस का काम है, 90% काम, 80% काम, 90% काम बैंक से किया। तो थ्रू आउट द ईयर जब साल खत्म हुआ, तो इब्राहिम जब साल खत्म होने के बाद गए, तो उन्होंने जाके पूछा एक बात बताओ, तुमने जो काम कहा था कि बैंक से सारा काम करोगी, तो उसने बोला हाँ मैंने 90-80% काम जो है वो अपना बैंक से किया है। तो उसने बोला ठीक है फिर आओ चलो बैंक की स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं। तो अब ये बैंक की स्टेटमेंट निकाली गई, लेकिन देखिए टॉप पे पड़े, एक्चुअली स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ सर ड्यूरिंग द ईयर माहम बैंक अकाउंट, वर्ड को पिकअप कीजिएगा हमेशा। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब थ्रू आउट द ईयर आपके पास ये कुछ हुआ है, बट लेकिन किसके अंदर, बैंक अकाउंट के थ्रू। आ रही है मेरी बात समझ में। और बैंक अकाउंट जब आपने निकाला तो आपको क्या पता चला, जब साल स्टार्ट हुआ था आपका, जब साल बिल्कुल शुरू हुआ था, तो उस वक्त आपकी बैंक की वैल्यू पहली तारीख को 2002 को कितनी थी, 4100, साल के बिल्कुल शुरू में। सही हो गया। और सर जब आपने क्या किया, जब आपने थ्रू आउट द ईयर जरा एनालाइज किया, तो आपको ये पता चला कि ये आपके लिए पैसे आए। सही, आपको कैसे पता पैसे आए, बैंक की ये कौन सी साइड होती है, रिसिट साइड, और ये वाली साइड कौन सी होती है सर, पेमेंट साइड। ये सारे पैसे आपके पास से क्या हो गया, चले गए। तो जवाब दीजिए, जब पैसे आते हैं तो आपकी इनकम होती होगी, और जब पैसे जाते होंगे तो आपके लिए क्या होता होगा, एक्सपेंस। अब सुने, 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चन आए, उसमें एक काम आपको शुरू में ही वर्किंग में करना होता है, वो ये, बैंक अकाउंट का आपको यूजुअली ओपनिंग बैलेंस तो गिवन होता है, यूजुअली गिवन होता है ओपनिंग बैलेंस, मगर इसी का क्लोजिंग बैलेंस आपको हमेशा क्या करना होगा, आपको हमेशा क्वेश्चन के शुरू में निकालना होगा। तो करें क्या, कोई मसला नहीं है, डेबिट साइड को प्लस करें, क्रेडिट साइड को माइनस कर दें, आंसर निकालें, आंसर निकालें जरा। 6300 सर, 6300 का आंसर किस तरफ आ रहा है सर, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव सर, नेगेटिव आया तो मुझे यहाँ लिखना पड़ा, है ना। नेगेटिव का मतलब है सर यहाँ पे आके मैंने यहाँ लिखा आके बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी मेरे लिए क्या बन गया सर, ये बैलेंस सीडी मेरे लिए ओवरड्राफ्ट बन गया। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप, आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस निकालना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में सारी फिगर जिस तरह गिवन होंगी, आपको जो है ना ये ओवरड्राफ्ट निकालना होगा। कॉपी कर लें सर इसको, यानी मैंने आपको समझाया ये कि ये जो बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा और आपको इसका बैलेंस सीडी निकालना होगा। फिलहाल हम एक एक्सरसाइज सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, तो लिख लीजिए। अच्छा जी, थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या होगा, थर्ड पार्ट क्वेश्चन का होगा, नीचे जो गिवन है वो ये होगा कि भाई दुनिया का कोई भी बिजनेस ना सारा कुछ, सब कुछ कैश पे तो यानी बैंक से तो नहीं चला सकता, कुछ ना कुछ तो कैश में खर्च करना पड़ेगा। यानी मैं अब 10 रुपए की चीज के लिए भी तो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि मैं चेक लिख दूंगा किसी को, मुझे कुछ तो कैश में खर्च करना है। तो मैंने माम को, या मैं, आप मुझे अब थोड़ी देर के लिए आप इब्राहिम समझें, तो इब्राहिम ने ये कहा होगा ना माम को कि यार कुछ पैसे जो खर्च करना उसको अच्छी तरह रिकॉर्ड करना और थोड़े ही खर्च करना। तो अब क्या हुआ, अब उसने आखिर में सवाल ही कि अच्छा ये बताओ कुछ पैसे क्या कैश तो नहीं खर्च किए, माम ने बोला हाँ कुछ पैसे तो खर्च किए, तो लिखे हैं, उसने बोला बिल्कुल लिखे हैं। तो अब जो वो पैसे लिखे हैं उनके बारे में सर यहाँ कुछ बात हो रही है, लिखा ऑल द बिजनेस टेकिंग्स, टेकिंग्स को ना मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, सेल्स आर बैंक with the exception of 17,400. Out of this, Maham has paid wages of 11,260.
परचेज फॉर गुड्स 4940 एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट वाज विथड्रॉन। ये जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है इस पर भी डिबेट है, बात कर लेंगे, लेकिन सुनिए दोबारा से। ऑल द बिजनेस टेकिंग्स, सारी की सारी बिजनेस की सेल्स आपने बैंक में डाल दी, मगर इनके अलावा तो 17,400 तो आपके पास कैश में रह गया। उस 17,400 में से आउट ऑफ दिस माम इज पेड वेजेस ऑफ 11,260, उसमें से इसने ये वेजेस पे की, उसमें से इसने मतलब क्या किया, गुड्स परचेज किए, गुड्स भी परचेज किए, और उसने बाकी का अमाउंट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। सर ये आखिरी लाइन है क्वेश्चन की, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन लिखवाऊंगा, कॉपी कर लें सर इसको। अच्छा, अब यहां तक मैंने जहां तक आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, अब इसके अंदर मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सुनिए। सर हमारा बेसिक टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है सर इस क्वेश्चन से हमें क्या बनाना है, हमारा टारगेट ये है। हमारा टारगेट है सर हमें इस क्वेश्चन से जो चीज निकाल के लेके आनी है वो क्या है, वो है सर इस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर कितनी चीजों पे डिपेंडेंट होती है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंडेंट होती है दो चीजों के ऊपर। पहली चीज क्या होती है सर आपके पास? पहली चीज होती है सर आपके पास इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी चीज सर आपके पास क्या होती है सर? दूसरी चीज आपके पास होती है सर बैलेंस शीट। तो मैंने कहा सर एक आपके पास क्या आएगा, एक आपके पास आएगा इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी चीज सर आपके पास क्या आएगी? दूसरी चीज आपके पास आ जाएगी सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन दो चीजों के ऊपर सर आपके पास बिजनेस आपका जो होता है ना वो काम कर रहा होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यानी ये दो चीजें बनानी है आपको, ये नहीं लिखना है आपको। अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो समझे सर। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको टॉप पे लिखा कि दो चीजें बनानी है, तो हमें सबसे पहले सर क्या चीज बनानी होगी एग्जाम में? हमें सबसे पहले बनानी होगी सर बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट। अब जरा सुनते जाइए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉपी कीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट आप मत बनाइएगा अभी, आज की क्लास में आप वर्किंग करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में आपको आखिर में बोलूं एक पेज दो पेज छोड़ के फिर बनाइएगा, आखिर में बनाइएगा। अभी जो मैं बात कह रहा हूं वो समझें। सर इनकम स्टेटमेंट को अगर मैं दो कॉलम्स में स्प्लिट कर दूं तो जवाब दो बेटा। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सेल्स। सेल्स होता है, उसमें सेल्स रिटर्न माइनस हो रहा होता है तो नेट सेल्स निकलती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सेल्स। अब जरा ध्यान देना खदीजा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले मैं कोई चीज ढूंढ लूं फिर मैं कोई चीज ढूंढ लूं, इससे बेहतर है मैं एक ऑर्डर में चलूं। ऑर्डर ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन की क्या चीज निकाली जाए? सेल्स। अब मैं यहाँ आया सर, मैंने एक वर्किंग करनी है। अब आपके पास जहां आपने क्वेश्चन लिख दिया उसके नेक्स्ट पेज से ये वर्किंग अब आप मेरे साथ साथ करेंगे। सर सबसे पहले आ जाते हैं एक वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। सर मैंने यहाँ एक हेडिंग डाली, हम जा रहे हैं वर्किंग वन के लिए, और वर्किंग वन में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है सर? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है सर सेल्स। सबसे पहले आ जाए सर सेल्स की बात करते हैं। क्या आप में से सबको पता है, आई होप से सबको पता होगा, टोटल सेल्स दो चीजों पर डिपेंडेंट होती है। सेल्स दुनिया में दो तरीकों से की जाती है, या तो कैश सेल्स या तो क्रेडिट सेल्स। इनके अलावा दुनिया में कोई और तीसरा तरीका फिलहाल सेल्स का आपकी कोर्स में भी नहीं है, क्रेडिट सेल्स या कैश सेल्स। जाहिर सी बात है जब मैं कैश सेल्स की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? तो मुझे बनाना पड़ेगा सर इसके अंदर सबसे पहले कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। कैश सेल्स के लिए तो मुझे कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब मैं क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? सर मुझे बनाना पड़ेगा अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट, जिसको आप अपनी जबान में SLCA बोलते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं। सर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कौन सी सेल्स होती है? सर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर सर यहाँ के सीधी सीधी बात लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स होती है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सुने। सबसे पहले मैं गया, मैंने क्योंकि क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये हिंट दे दी कि मुझे क्या बनाना है, मुझे कैश अकाउंट बनाना है, मैंने एक कैश अकाउंट डेवलप किया। सही है, कैश अकाउंट में अब यहाँ देखते हैं। पहले तो सुनिएगा, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। मैं गया सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज देखने। सर यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज को जरा गौर से देख के मुझे ये बात बताइए, क्या इसमें कहीं कैश मौजूद है? ओपनिंग या क्लोजिंग वैल्यूज में आपको कोई कैश नजर आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कैश का कोई ब्रॉड डाउन या कैश का कोई कैरेट डाउन नहीं है, छोड़ दिया मैंने इसको। तो याद रखना अगर कभी होगा तो लिखूंगा, अभी नहीं है। अब यहाँ देखें सर, बैंक में कोई कैश नाम की कोई चीज डेबिट या क्रेडिट साइड पे मौजूद है? नहीं है सर। बैंक में आपने कैश में से पैसे जमा भी नहीं कराए और बैंक से आपने कैश के लिए पैसे निकाले भी नहीं, ये भी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ आते हैं सर, लिखा हुआ है सर ये वाली जो बिजनेस की सेल्स है ये कैश में, तो इसका मतलब है 17,400 आपकी कैश सेल्स है, जिसमें से आपने 11,260 से क्या कर दिया? वेजेस पे कर दी।
4940 आपने क्या कर दिया, गुड्स परचेज कर लिए, रेस्ट अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ इसको आप इस तरह लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे आके सेल्स, सेल्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी सर, 17,400। फिर सर उसमें आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा सर इसके अंदर वेजेस, वेजेस की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी सर, 11260। फिर सर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, फिर आएगा उसके बाद यहाँ पर आके आपके पास परचेजेस, परचेजेस की वैल्यू आपके पास आएगी 4940। फिर सर उसके बाद आपके पास बाकी के लिए वो कह रहा है द रेस्ट अमाउंट हैज बीन वाज विड्रॉन, तो बाकी का अमाउंट विड्रॉ हो गया आपके पास। तो विड्रॉल अमाउंट में आ गया सर, मैंने यहाँ के लिखा सर, यहाँ आएंगे सर ड्रॉइंग्स, सर जरा अमाउंट निकालिए 17,400 में से बाकी सारी फिगर्स को माइनस कर दीजिए, और जो अमाउंट निकालना है वो अमाउंट विड्रॉल का निकाल लीजिए। आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है, कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया, 1200 लग रहा है मुझे। सर ड्रॉइंग्स का अमाउंट आपके पास आ गया टोटल कितना, 1200। ये अमाउंट देखिए था नहीं, मैंने फाइंड आउट कर लिया टी अकाउंट बना के। तो जवाब दीजिए, जब मैंने टी अकाउंट कैश का बनाया, वर्किंग मंथ में मैंने कैश का टी अकाउंट बनाया, तो मुझे ड्रॉइंग्स भी मिल गई। अब दो ड्रॉइंग्स हैं क्वेश्चन में, गौर से देखिए, एक ड्रॉइंग्स मैंने बैंक से की, ये रही, और एक ड्रॉइंग्स मैंने कैसे की हैं, एक ड्रॉइंग्स मैंने कैश से की। तो कैश वाली ड्रॉइंग्स अलग हो गई और बैंक वाली ड्रॉइंग्स अलग हो गई, वो अलग हो जाएगी बात, उसको बाद में देखेंगे। फिर सर दूसरी चीज, दूसरी वर्किंग मुझे किसकी करनी है, पहले मुझे कंप्लीट करने दे दीजिए ताकि आपको स्पेस का बताओ कि आपको कॉपी किस तरह करना है। दूसरी वर्किंग जब हम करेंगे सर, दूसरी वर्किंग में हम करेंगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की वर्किंग के लिए सर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे चाहिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मुझे एक चीज चाहिए सर इसके अंदर, बैलेंस कैरेट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन क्वेश्चन में शायद है, बिल्कुल है। डेटर्स फॉर गुड्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग कितना गिवन है, ओपनिंग, ओपनिंग गिवन है आपके पास 21,200, और क्लोजिंग आपके पास गिवन है 19,800। तो 21,200 को मैंने यहां से पिकअप किया, 21,200, और दूसरी वैल्यू 19,800 को मैंने यहां लिख दिया, सही है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, पूरे क्वेश्चन में कहीं आपके पास सेल्स रिटर्न नहीं है, नहीं है ना सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को मैंने छोड़ दिया। डिस्काउंट अलाउड नहीं है, उसको भी मैंने छोड़ दिया। बैड डेट्स नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। लेकिन ये सुने, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में देखें, इससे ना अकाउंटिंग इंप्रूव होती है इब्राहिम, बहुत अच्छी अकाउंटिंग इंप्रूव होती है। जब हम सिंगल एंट्री को एक बार डेप्थ में पढ़ते हैं ना, हमारी अकाउंटिंग इंप्रूव होती है। तो मैं लग रहा होगा कुछ अलग अलग बातें बोल रहे हैं सर, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स, ये पैसा वो है जो आपने रिसीव किया है। तो आपके पास किस तरफ लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे, तो भाई मैं अपने पास किस तरफ लिखूंगा, बस ये भी बात प्रूव हो गई। और बैंक भी यही आता है, ये बात भी प्रूव हो रही है कि अगर वहां डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट में, हर चीज इसी तरह चल रही है। क्योंकि मैं तो अकाउंटेंट हूँ ना यार, मैं तो इब्राहिम हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे आता है। सर लिखा हुआ है 91190, तो मतलब मैं यहाँ के वैल्यू लिखूंगा इसकी बेटा 91190। अब अगर इतनी फिगर मुझे मिल गई है और बाकी कोई रिटर्न डिस्काउंट अलाउड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जवाब में अगर मैं क्रेडिट साइड को प्लस कर लूं और डेबिट साइड को माइनस कर दूं, तो इवेंचुअली मैं क्या ढूंढ पाऊंगा सर, इवेंचुअली मैं ढूंढ लूंगा इस क्वेश्चन की सेल्स। तो सर सेल्स निकाल लीजिए, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सेल्स लिख दीजिए 11, अच्छा उसकी बात कह रहे हो फुटर की, 1,10,990, यहाँ भी आएगा 110990, उसमें से माइनस कर देंगे, ये वैल्यू बताइए 89,790। सर हमने सेल्स निकाल ली, तो सर ये वर्किंग हमने, ये जो वर्किंग की है हमने, ये वर्किंग सर हमने की है प्योरली किसके लिए, सेल्स निकालने। अभी सेल्स निकली नहीं है, अभी वर्किंग हुई है। तो सर सेल्स कैसे निकलेगी, सेल्स निकलेगी सर जब आप लिखेंगे यहाँ के, जब आप यहाँ के मेंशन करेंगे सेल्स के लिए, आप यहाँ लिखेंगे आके टोटल सेल्स इक्वल्स टू 17,400 प्लस 89,790 इक्वल्स टू टोटल सेल्स। तो सर टोटल सेल्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वन जीरो 7,190 लिख लें सर ये।
कॉपी कर लें सर इसको, ये पार्ट आपके कॉपी करने का है सर। और ये बहुत, मैं आपको ना बिल्कुल बेस लाइन से सिखा रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको बहुत सी चीज़ें मैं आसानी से सिखा दूंगा। फिर कॉपी कर लीजिएगा इसको। आई होप सो खदीजा हानिया समझ में आई बात, मतलब बात समझ में आ गई? थम्स अप। डन। चलें, अब सेल्स अगर आपने निकाल ली तो 107190 को सर हम ले जाकर सर यहाँ पे मेंशन कर देंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ लिख देंगे जाके 107190। सर ये हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई। खदीजा सही है? खदीजा थम्स अप, मसअप थम्स अप, वैल्यू सही है। डन। ऑनलाइन वालों से यार मैं इसलिए पूछ रहा होता हूँ कहीं मिस ना हो रहा हो कुछ। सर मैंने यहाँ के लिखा, आप लेस करेंगे, लेस करके सर अब इसके अंदर मेंशन कर देंगे आप सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने यहाँ मेंशन किया, आके सर आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर हेडिंग डाल दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कहाँ डालेंगे? एक पूरा पेज छोड़ के, ये पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे एक पेज छोड़िएगा, इनकम स्टेटमेंट बनाइएगा, सेल्स लिख के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डालते हैं। डन। चले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। परचेज रिटर्न भी होता है, गुड्स की ड्राइंग भी होती है, ऐसी कैरेज इनवर्ड्स भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में जो चीजें उनके बारे में जरा जिक्र करते हैं। इन्वेंट्री की देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू तो गिवन है आपके पास, 10,800 और 12,200, ये तो यूजुअली आपको गिवन होगी। तो मैंने यहाँ लिखा आके सर 10,800 और मैंने यहाँ वैल्यू लिखी 12,200। ये दोनों वैल्यूज तो सर मैंने एज इट इज यहाँ उठा के सर कॉपी पेस्ट कर दी। ये हो गया सर मेरे पास यहाँ। अब परचेजेस की बात करते हैं सर क्वेश्चन में। अब देखिए सर, आप जब परचेजेस के लिए वर्किंग करेंगे ना आप, तो वही वर्किंग में आइए पीछे, असल काम आपका इस वर्किंग को ही करने का है। और दिस इज योर वर्किंग टू। ये वर्किंग टू आप किसके लिए कर रहे हैं सर? ये वर्किंग टू आप कर रहे हैं सर परचेजेस के लिए। परचेजेस के लिए आप पिछली परचेजेस की तरह दो परचेजेस पे काम करेंगे। एक क्या होगी आपके लिए, कैश परचेजेस, प्लस आप इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस आप इसके अंदर कर देंगे सर क्रेडिट परचेजेस। तो दो तरह की सर आपके पास परचेजेस हो गई। कैश परचेजेस सर कैश अकाउंट से निकल आएंगे, तो कैश अकाउंट तो सर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ होगा। बिल्कुल, जब आप सबसे पहले वाले काम में कैश अकाउंट बना लेंगे, तो आप अब तक तो कैश अकाउंट बना ही चुके हैं ना इब्राहिम। कैश अकाउंट तो बेटा यहाँ पे बना हुआ होगा, और कैश अकाउंट तो यहाँ पे सारे बना ही लिया हमने। तो कैश अकाउंट कितने का है सर? कैश अकाउंट क्वेश्चन में जाके देखते हैं। कैश अकाउंट में हमारे पास परचेजेस गिवन है, और परचेजेस की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है सर? परचेजेस की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4940। तो ये वैल्यू तो हम पीछे से पिकअप कर लेंगे। तो कैश अकाउंट जो बना हुआ है उससे हमें परचेजेस मिल गया 4940, फिर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्रेडिट परचेजेस के लिए बिल्कुल हमें बनाना पड़ेगा। और क्रेडिट परचेजेस के लिए सर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? यहाँ हम अकाउंट बनाएंगे आके परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी PLCA, जिसको अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं आप इसको। सर ये अकाउंट यहाँ बना लिया जाएगा। कोई मुझे हेल्प कराए,
मतलब बेटा मुझे बताओ इसका ओपनिंग किस तरफ लिखा होता है? सर इसका ओपनिंग लिखा होता है किस तरफ? क्रेडिट साइड पर। और इसका क्लोजिंग भी किस तरफ लिखा होता है सर? वो लिखा होता है सर डेबिट साइड पर। और सर इवेंचुअली इसके अंदर आपके पास यहाँ पेमेंट आती है तो बैंक यहाँ होता है। क्यों? और अच्छी हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग। देखिए आप अभी सबसे पहले तो मैं क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग देखता हूँ। 12,700 और 14,100। तो मैंने यहाँ जाके लिखा सर 12,700, यहाँ लिखा सर मैंने आके 12,700, और दूसरी वैल्यू क्या थी? 14,100। सर मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए जरा, अगर बैंक इस अकाउंट में डेबिट साइड पर है तो बैंक अकाउंट में किस तरफ होना चाहिए? क्रेडिट साइड पर। सर जाके देखते हैं सर, बैंक अकाउंट में मैंने देखा सबसे पहले ही मुझे नजर आ गया पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सर ये क्या वैल्यू है इसकी? सर 67360। सर मैंने ये वैल्यू यहाँ से पिकअप की, यहाँ जाके मैंने मेंशन की 67630 है या 360 है? 67360 है। सर यहाँ लिखेंगे आके सर इसके अंदर 67360। सर ये वैल्यू आ गई यहाँ। सर जरा डेबिट साइड को प्लस करके क्रेडिट साइड को माइनस कर दीजिए। इवेंचुअली सर आपके पास इसमें से क्या निकल के आ जाएगा सर? परचेजेस। एटी वन 460। तुम उसमें से माइनस कर दो डायरेक्टली। 68,760। 68,760 सर आपके पास यहाँ पे इसका परचेजेस की वैल्यू निकल के आ गई। सर यहाँ लिखूंगा सर मैं 81,460। आज बच्चों हम क्लास में यहीं तक काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट दोबारा से ये एक्सप्लेन करूंगा। हमने परचेजेस निकालनी है, आपका काम यहाँ तक रह जाएगा, उसके बाद हम काम को यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चलें जी, यहाँ तक आप काम को रोकिए। नेक्स्ट क्लास में हम सर इसके बाद काम को कंटिन्यू करेंगे। हाफिज़।